अच्छा जी जनाब, आज आपके पास आ रहे हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सिडनी के। आज हम सिडनी को देखेंगे और सिडनी पे बात करेंगे। ओह वाह, आगे चलते हैं तो फिलिप सिडनी की जो हमारे पास आती है ना, एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री। ठीक है, ये बुक का नाम है और ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। स्टेला और अस्ट्राफियल आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। आपके पास है एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री और इसका दूसरा नाम भी है डिफेंस ऑफ पोइट्री। ठीक हो गया। इसकी किताब के दो नाम है क्योंकि दो पब्लिशर्स ने छाप दी थी ना, और दो मेरे ख्याल एक ही साल में शायद छाप दी थी। 1554 लगा लें और 1586 से, देखिए कितनी जल्दी पैदा हुए, कितनी जल्दी फोत हो जाता है। ये 54 में पैदा हुए और 86 में फोत हो गए, तो बहुत ही की कम उम्र थी। इंग्लिश है जनाब, तो ये अंग्रेज है। बात होगी पक्की, ये इंग्लिश पोइट है। एरिस्टोटल इंग्लिश नहीं है। एरिस्टोटल की भी हम ट्रांसलेशन रीड करते हैं, इसलिए वो ट्रांसलेशन मुख्तलिफ डेफिनेशन में आके कभी कहीं तरह लिखी जाती है, कभी किसी तरह लिखी जाती है। डेफिनेशन में भी काफी चेंजिंग आ जाती है। फिर हम कहते हैं हाँ ये डेफिनेशन तो हमने पिछली दफा ऐसे ही याद की, अब ऐसी हो गई है। क्यों? क्योंकि वो तर्जमा किया हुआ है। हर कोई तर्जमा अपने लिहाज से कर लेता है। इंग्लिश बंदे की बात जो है वो ऑथेंटिक रहेगी, वो कुछ चेंज नहीं कर सकता। कॉर्टियर दरबारी बंदे साबित हुए ये जनाब, और मुजाहिद भी थे, एक सोल्जर भी थे, एक जैसे कहते हैं ना फौजी भी रहे हैं ये। और मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं एलिजाबेथियन एज के। एलिजाबेथियन एज को अंडरलाइन कर ले, ये आपकी एलिजाबेथियन एज काम आएगी आपके, क्योंकि एज आपने लाजमी याद रखनी है। अब आपके मेजर वर्क्स जो थे वो कौन थे आपके? एस्ट्रोफियल, ऑस्ट्रेला, डिफेंस ऑफ पोइट्री और लेडी ऑफ मई। तो हमारे पास ये काम है द डिफेंस ऑफ पोइजी। यहाँ पर डिफेंस ऑफ पोइजी के नाम से इनकी बुक का नाम है, और यहाँ पर है एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री। ठीक हो गया। अब दो नाम है और सेम बुक है। अब आ जाते हैं जनाब, सिडनी ने लिखी थी अपोलॉजी 1583 में। फोर्थ कब हुई है? 84 में। देखे, मरने से एक साल पहले। यहाँ पर हमने इनकी डेथ देखी 86 में, 2 साल 3 साल पहले। 83 में, तो 3 साल पहले ये लिख चुके थे अपनी जिंदगी में ही। अब यहाँ पर क्या था जनाब, ये जो इंग्लिश क्रिटिक्स थे, इंग्लिश जो नकात थे ना हमारे, मिस्टर फिलिप सिडनी, इन्होंने बहुत आला मकाम हासिल किया है। और इन्होंने माजरत की और इन्होंने कहा कि जनाब ये जो शायरी है इसके लिए मुझे तहफ़्फ़ुज़ करना है और इसको डिफेंस करना है इसको रूहानी तौर पर। और किसके खिलाफ? जो कि इल्जामात लगाए गए हैं, इसके खिलाफ। इल्जामात किसने लगाए थे? लेल्ड अगेंस्ट सिंस प्लेटो। और वो अंदाजा कर लें कि प्लेटो के बाद ये बंदा उठा है उन इल्जामात को धोने के लिए। अरिस्टोटल के दौर, प्लेटो का दौर, यानी 2,500-3,000 साल पीछे आ गए। 1500 में है ना, अभी तो हम 2200 में बैठे हुए हैं ना, 20 में बैठे हुए हैं, बल्कि 20 से पीछे 500 साल चले जाते हैं तो सिडनी आ जाते हैं। अब सिडनी के बाद अगर हमने अरिस्टोटल देखा था तो वो हजरत ईसा से भी 350 साल पीछे का दौर था। तो हजरत ईसा 20 में शुरू होते हैं तो हम 2,500 साल पीछे चले गए। तो उस उनके जमाने में 2,000 साल का फर्क था, हमारे जमाने में 2,500 साल का फर्क है। तो 2,000 साल तक किसी ने बात नहीं की इस मौजू पे, जो मर्जी होता हुआ या गया है पोइट्री के खिलाफ। ये बंदा उठा है 2,000 साल के बाद, आज के 2,500 साल के बाद पहले, अपने जमाने में 2,000 साल देखिएगा। प्लेटो के बाद इन्होंने, प्लेटो ने जो दावे बोले थे, इन्होंने उसके बाद उठाया। पोइट्री को ये कहते हैं कि जनाब ये बड़ी कदीम शक्ल है, बड़ी शाख है सीखने की, और हमें क्या देती है? आला तरीन बर्तरियां सिखाती है। यही हमने क्वेश्चन में रीड किया। एपोलॉजी फॉर पोइट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कर देती है, उसका बहुत ज्यादा हम देखते हैं काम किसके दौर में? रेनिसास लिटरेरी थ्योरी के दौर में। रेनिसा तो ऑलरेडी चेंज हो रहा था ना, 1500 में तो रेनिसा आना शुरू हो गया था ना। हालांकि उस वक्त नियो क्लासिकल दौर चल रहा था, तो रेनिसा इसके फौरन बाद वाला हिसाब है। 1500 के बाद 16, 17, 1700 में आ जाते हैं हमारे विलियम ब्लेक। ठीक है ना, वो रोमांटिक पोइट्स वो है ना। हालांकि ये रोमांटिक पोइट्स से भी 200 साल पहले के बंदे हैं, लेकिन आके इन्हें रोमांटिक्स के साथ जोड़ा गया। अभी हमने ये लाइन पढ़ी थी ना। अब सिडनी दिफा करते हैं, वकालत करते हैं एक मुकाम की शायरी के लिए, और वो उसे एक फ्रेमवर्क दे देते हैं कि वो एक एरिस्टोक्रेटिक स्टेट है। वो शायरी को कहा जाता था दीवानों मजनूनों पागल का काम है, तो वो कहते थे कि ये एक समझदार और मुहज्जब बंदे का काम भी है शायरी करना। लिहाजा वो लिटरेरी और नेशनल आइडेंटिटी को बताते हैं। स्टीफन गोस्सेंस के चार्जेस को आपने याद जरूर करना है।
अगर डिफेंस आता है तो डिफेंस से पहले आपको बताना पड़ेगा ये सब कुछ। स्टीफन गॉसन की स्पेलिंग याद करेंगे और इसके चार्जेस याद करेंगे, जिनका उसने कहा था कि सिडनी मुझे जवाब दो, तो सिडनी ने वो चार्जेस को एक एक करके बाहर रखा। पहला था वेस्ट ऑफ टाइम है, इसने कहा। दूसरा कहा झूठों का पलंदा है। तीसरा कहा बुरी बातें सिखाती है। और इसने आगे कहा कि प्लेटो ने बहुत अच्छा किया जो उसने पाबंदी लगा दी थी शायरों के ऊपर और उनकी दुनिया जो तखय्युल आती है उसके ऊपर। इसका फिर इसने जवाब दिया वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, हमें लर्निंग सिखाती है। झूठों की बुलंदी मां नानी नहीं है। उसने तो दावा ही नहीं किया कि मैं जो कह रहा हूं सच्चा है, जैसे हिस्टोरियन दावा करते हैं, जैसे फिलोसोफर दावा करते हैं। बुरे काम नहीं सिखाती क्योंकि इसने आपको अच्छे दोस्त दिए, अच्छे शहजादे दिए, अच्छे इंसान दिए। और प्लेटो ने पोइट्स को बैनिश नहीं किया था, उसने बुरी पोइट्री को बैनिश किया था। यानी जवाब सिंपल से इनके ये थे। अब आ जाए सिडनी क्या करते हैं, दिफा करते हैं शायरी का और उसे एक फ्रेमवर्क दे देते हैं, एक अच्छी क्लास दे देते हैं और फिर वो कहते हैं कि इसका लिटरेरी और नेशनल आइडेंटिटी बनाते हैं। सिडनी ने जो रिस्पॉन्ड किया था एपोलॉजी के अंदर, उसको एक एंटीपैथी पोइट्री समझा जाता है, जो कि स्टीफन गर्सन ने कहा था, इल्जाम लगाया था अपने स्कूल ऑफ अब्यूज के अंदर 1579 में। अंडरलाइन करें 1579, और इन्होंने जवाब कब दिया है, 1583 में। ठीक है, 86 में फोर्थ हो गया ना, तो 83 में जवाब दिया है। तो ये तकरीबन 5 साल बाद जवाब बनता है कि 4 साल बाद जवाब बनता है, इतने बाद, क्योंकि ये जंगों पे जो चले जाते थे तो फिर जब वापस आते थे तो वहां बैठ के लिख लेते थे, फिर आके ये देते थे। फिर उन्होंने गोसन को कहा कि जो है ना प्यूरिटन, उन्होंने अटैक किया है इसके ऊपर, इस इमेजिनेटिव लिटरेरी टर्म के ऊपर, और सिडनी ने बहुत ज्यादा बहसो मुबाहसे किए और पोइट्री की नोबेलिटी, उसकी शराफत, उसकी बर्तरी हमें दिखाई। और उसने बताया कि पोइट्री बहुत अहम है क्योंकि पोइट्री में ताकत है कि वो रीडर को वर्च्यूज एक्शन सिखा सकती है। ये इसकी बुक की कुछ लाइंस है, ये जो लाइंस है ना, ये कोटेशन बुक्स में से ली गई हैं। लिहाजा पोइट्री ट्रू टीच एंड डिलाइट सिखाती है, यही आपको मैंने कहा था अंडरलाइन कर लें, टीच एंड डिलाइट और वर्च्यू से सिखाती है। और लिहाजा ये जो डेट्स बैक होती हैं, जो जो पीछे होती हैं, होरेस के जमाने की बातें कर रहा है, वहां पर आप देखते हैं तो एंटीपैथी भी पोइट्री थी। पोइट्री जो थी वो एंटीक शक्ल भी थी ना, पुराने जमाने के फिलोसोफर जो थे वो भी तो शायर हुआ करते थे। और यहाँ पर बंदे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि गलत चीजें जो हैं उनका जोड़ दिया गया है लिटरेचर के साथ। अब उसने कहा कि मैं आपको एक व्यू देता है कि होरेस के दौर के बाद एक ऐसा दौर आ गया था जहां पर शायरी अच्छे नहीं आए थे, अच्छी शायरी नहीं आई थी, लिहाजा शायरी अच्छी हो ही नहीं सकी। तो स्टीफन गोसन ने उन लोगों की शायरी को देखकर शायरी को बैन करने का कह दिया, लेकिन उनसे पहले जो अच्छा काम हुआ, उनके बाद जो आने वाला अच्छा काम हुआ है, इसको नहीं देखा उसने। लिहाजा लिटरेरी टर्म की अहमियत उसने हमें बताई है। सिडनी उभार देते हैं जब वो लिखते हैं एक पोइट्री के बारे में और स्टीफन के उस हमले के बारे में जो कि उसने 1579 में किया था, और फिर सिडनी ने दिफा किया और सिडनी ने हमें डिडक्शन कर दिया उसके काम को और पढ़ाया हमें इस तरीके से। और उन्होंने बताया कि ये अच्छी चीज है, ये जेंटलमैन कर सकते हैं, मास्टर फिलिप सिडनी एंड ए स्क्वायर। अब यहाँ पर गॉसन ने ना एक सवाल किया है। गॉसन ने जब बात की थी ना, तो इसने बोला था इसको, टू द राइट नोबल जेंटलमैन मास्टर फिलिप्स सिडनी एस्क्वायर, मैं ये किताब लिख रहा हूँ और फिलिप्स सिडनी आपको मैं नाम दे के पुकार रहा हूँ कि आप मुझे मेरे इन सवालों का जवाब दें। असल में सिडनी ना पता क्या करता है, वो पोइट्री को ना एक गुनहगार की तरह, मुजरिम की तरह एक कटहरे में देखता है। तो वो भी वकील है, ये भी वकील है, ये अपने अपने दलाइल दे रहे हैं और शायरी बेचारी कर रही है कि हाय मुझ पे ये इल्जाम, हाय मुझ पे ये इल्जाम। शायरी को समझ ले वो कटहरे में खड़ी है। अब यहाँ पर इसने कहा कि दफा करो अब इसका। इसके हकीकत जो सिडनी था वो बड़ा ही लार्जली प्रोवोक्ड हो गया। वो तो जैसे उसे कहते हैं ना कि सोए शेर को जगा दिया। सिडनी की एक कोटेशन थी कि सोए शेर को नहीं जगाना चाहिए, तो ये उसने तो गोसन ने तो गलती कर दी जो इस सोए शेर को जगा दिया, और फिर इस शेर ने उसको जो है ना जनाब ये सारा कुछ बता दिया। मगर ये सामने हमारे आता है 1584
1905 में, क्योंकि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स था इससे पहले इस पर डेट नहीं लिखी जाती, क्योंकि इस पे काम नहीं होता, इसको पब्लिश नहीं करवाया जाता। इसकी वफात के बाद फिर दो भाइयों ने इसको पब्लिश करवाया, दो पब्लिशर्स ने इसे पब्लिश करवाया था। सिडनी जब एन अपॉलजी ऑफ पोएट्री देखते हैं तो इसमें जुडिशियल ओरेशन, इस वर्ड को निकाल के रखें, ये लफ्ज बड़े काम का है। इसको कहते हैं कि कटहरे में कोई चीज खड़ी है और आपने एक अदालत लगा ली है और जुडिशियल ओरेशन किया है, आपने उसका दिफा ऐसे किया है जैसे कोई वकील अपने मुल्जिम का दिफा करता है, ठीक है, ये वर्ड आपने यूज करके आना है। और डिफेंस जनाब वो करते हैं, और ट्रायल जो था उसका स्ट्रक्चर, वो ट्रायल होते हैं ना जब मुल्जिम होता है, लाइक अ ट्रायल इन स्ट्रक्चर, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे वो कटहरे में खड़ी है पोइट्री, और फिर उसकी तमाम बनावटों के ऊपर, तमाम हद्दोहाल के ऊपर मिस्टर सिडनी दिफा करने लगे हैं कि मेरी मुल्जिमा बेकसूर है, इस पर जो इल्जाम है वो बेबुनियाद है। अब क्रूशल जो डिफेंस किया गया, बड़ा जरूरी डिफेंस किया गया, और इसके डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्सेस बनाए गए, यानी गुफ्तु तशनीद करके से बताया गया, गुफ्तु तशनीद करके से बताया गया कि पोइट्री क्या क्रिएट करती है, एक सेपरेट रियलिटी बना देती है। रेनेसांस के पास चले जाते हैं, वो जो पुनर्जन्म का दौर आ रहा था ना, जब लिटरेचर में थोड़ी चेंजिंग आ रही थी, तो वो तो चेंजिंग्स का एक दौर चल रहा था, उसमें मिडेवल की तरह नहीं थे लोग। मिडेवल में लोग वो जिन्ने भूतों के मानते थे, यहाँ नहीं मानते थे, लोगों ने शुरू कर दिया था तलाश करना, सवाल करना शुरू कर दिए थे। मुख्तलिफ जो मामलात हुआ करते थे साइंस के अंदर या तहजीब के अंदर उस वक्त में लिखे जाते थे, तो फिर लोगों ने उनके मामलात के बारे में बातें करना शुरू कर दी थी, और जो पब्लिश किया जाता था उस पर अपनी राय भी देते थे, यानी लोग आजाद हो गए थे, लोगों ने एरिस्टोटल की थ्योरी को ही नहीं मानना शुरू कर दिया था, तब्दीली आ रही थी, तो रेनेसां आ रहा था। लिहाजा यहाँ के जो दानिश्वर थे ना, वो शक शुबे में मुब्तला हो गए उन इक़्तिदार के, उन यकीनों के जो कि पुरानी दुनिया में लोग रखते थे। जाहिर है नया आएगा तो शक ही होएगा ना। फिर उन्होंने कोशिश की कि पाएं कुछ और रास्ते अपनी सोच के, और इसी तरह से जो दानिश्वर थे उन्होंने अटैक भी किए, यानी उन्होंने पोइट्री के बारे में बुरी बातें भी कही, तो गौसन भी तो उनमें से एक दानिश्वर ही था ना। लिहाजा उन्होंने इसके शक शुबहत का इजहार किया कि दुनिया के अंदर इसका रोल कैसा चल रहा है। इसी शक शुबहत के जवाब में उसने पूरा नाम लिया सिडनी का और उसको कहा मिस्टर फिलिप्स सिडनी गिव मी द आंसर। लिहाजा पहला जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म इंग्लिश में है ना, वो फिलिप्स सिडनी का ही है, इसे पहला तनकीद निगार मानते हैं। पहला तनकीद निगार आपने प्लेटो को देखा था, वो दुनिया का लगा लें, ग्रीक्स का लगा लें, यूनानियों का लगा लें, इंग्लिश का पहला तनकीद निगार फिलिप्स सिडनी है, क्योंकि ये अंग्रेजों के जमाने में आया है ना। सेंचुरी निकाल के रखें, 16th सेंचुरी में ये बंदा जनाब अर्ली में हमें शो होता है। एक इंडिविजुअल इंग्लैंड था, मैंने आपको बताया था इंग्लैंड यूके में है, और यूके के जो लोग हैं वो असली अंग्रेज हैं, जैसा कि उन्होंने हमें बता दिया। और अमेरिकन जो है वो मिक्स हैं, उसमें लातीनी, यूनानी, जर्मन और ये और वो सारे जाके मिक्स होके तो वहां पर इंग्लिश बन गए। लेकिन असल जो अंग्रेज ना, ताजे बरतानिया जिसने बड़े सगीर पर भी हमला किया और हुकूमतें की, इन्होंने जाके इंपीरियलिज्म कायम किया, वो असली अंग्रेज ब्रिटिश थे। तो ये भी रियल इंग्लिश बंदा बन जाता है हमारा। अटैकिंग जो लिटरेचर पर हो रहा है, इसमें जो बुरे काम बताए जा रहे हैं उसी तरीके के साथ उसने बताया कि जनाब ये अगेन बोर्न हो सकती है, चीज को दोबारा वैल्यू दे दी। क्रिश्चियन का जो ग्रुप था उन्होंने न्यू राइट्स बनाए, उन्होंने बताया कि जनाब अब नई दुनिया आ रही है तो नए हकूक भी आएंगे आजकल के जमाने से, और सेंसर कर दिया, निकाल कर रख दिया कि स्टूडेंट्स जो हैं पब्लिक स्कूल्स रीड के वो पोइट्री रीड नहीं करेंगे। बॉर्न अगेन में यानी क्रिश्चियंस ने, वहां पर भी प्लेटो ने भी यही कहा था ना कि शायरी मत पढ़ाओ, फलसफा पढ़ाओ, हिस्ट्री पढ़ाओ। एरिस्टोटल ने कहा था जो कोई बंदा नहीं भी होता जो फलसफे वाला दिमाग रखे, कोई साइंस नहीं पढ़ सकता, वो आर्ट्स में भी तो कर ले। लिहाजा इसीलिए आर्ट्स और साइंस आपको पढ़ाई जाती है, आप आगे आके चेंज करें। तो यही बातें यहाँ चल रही है। 1595 पे चले जाते हैं तो फिलिप्स सिडनी का यहाँ पर जो पब्लिशर्स के नाम आने लगे हैं, डिफेंस ऑफ पोइजी के नाम से आ जाता है, ये बड़ा लंबा ऐसे है उसका, स्टीफन गॉर्सन्स के आंसर के उन्होंने दिया था जवाब में, और उसकी बुक का नाम था द स्कूल ऑफ व्यूज, जहां पर गॉर्सन ने प्यूरिटन के तरीके के साथ, प्यूरिटन वो थे जैसे जिन्हें अब हम ये कह दें कि ये बड़ा ही मजहबी है, बड़ा ही दीनी है, इसने तो दीन और सुन्नत के अलावा एक बात नहीं करनी, तो प्यूरिटन वो लोग थे।
अब इस तरीके के साथ वो सोच जो रखते थे उसके साथ उसने कहा कि मुझे पोइट पसंद नहीं है और ना ही मुझे शायरी पसंद है, क्योंकि स्टीफन गोसन ने कहा कि ये बुरे कामों का एक जगह है। स्कूल समझ ले आप एक जगह है, अब्यूज समझ ले बुरे काम है, बुरे कामों को पनाह देती है। लिहाजा उसने इल्जाम लगाया कि ये खराब कर देती है हमारे दिमाग को, हमारे रियल दिमाग को, और हमें तकरीबन जातियात पर उतार दिया जाता है। और वो फिर नाकाम हो जाता है बंदा अपने आप को ड्रामेटिस्ट करने में, अपने आप को समझने में। जब वो शायरी की दुनिया में चला जाता है तो फिर वो इस हकीकी दुनिया के पहलुओं को समझने से कासिर हो जाता है। लिहाजा कॉन्स्टिट्यूएंटली आगे बढ़ते हैं तो ये जो पब्लिश्ड होगी उसकी किताब द स्कूल ऑफ अब्यूज, तो उसमें जो उसने हमले किए हुए थे लिटरेचर के ऊपर वो इमोरल बन गए, वो गैर अखलाकी बन गया लिटरेचर। उन्होंने कहा लिटरेचर में से ये चीजें निकाल के बाहर रखो, ये लिटरेचर की चीजें कामयाब नहीं है। मगर सिडनी की बात करते हैं तो सिडनी की पोइट्री जब आती है तो वो इन चीजों को, जिसे कहते हैं ना प्यूरिटन के अटैक्स के खिलाफ, इन चीजों का डिफेंस कर देती है। वही बातें ये दोबारा आ रही हैं। अब सिडनी ने यहाँ पर बहुत सी स्ट्रैटेजीज यूज की हैं, बहुत से तरीकेकार यूज किए हैं। स्ट्रैटेजीज को अंडरलाइन करें, उसके दावों को अंडरलाइन करें, और उसने प्रॉपर प्लेस की गुजारिश की कि इसको मिलना चाहिए। मिसाल के तौर पर उसने बताया कि जनाब शायरी में जो होता है उसमें आपको मिस एलेंज किया जाता है यूथ को, कि आप कहेंगे कि मिस एलेंज हो गई है हमारी यूथ, हमारी नौजवान नस्ल को सही तरीका नहीं बताया जा रहा है, इफेमिनेट हो रही है, यहाँ पर हमारी निस्वानियत आ रही है। वहां पर होता था ना बाजू का तो आदमियों को लेडीज के कपड़े पहना कर पेश कर दिया जाता था, ये भी उसने कहा जनाब गलत हो रहा है, टिमोरियस हो रहे हैं, और यहाँ पर बहुत बेतहाशा गलत काम हमसे शायरी करवा रही है। ये इल्जामात थे, लेकिन उसने इन इल्जामात के हक में उसने स्ट्रैटेजी अपनाई और इसका दिफा किया। उसने कहा कि पोइट्री क्या है, एक कंपेनियन है, और किसका, कैंपस का। कैंपस होती है बहुत से लोगों पर मुश्तमिल जगह, यानी दुनिया में जो यूथ है उसका ताउन देती है, उसकी साथी है। और यहाँ पर हीरोज बनते हैं, और हीरोज जो बनते हैं वो अदवार के बनते हैं, यानी वो कैरेक्टर भूले नहीं जा सकते हैं। अब इसी हवाले से जैसे हम देखते हैं हमारे पोइट जो हैं वो एक सोल्जर भी तो थे ना, हमारे क्रिटिक्स, ये क्रिटिक्स है ना हमारा सिडनी। सिडनी ने वैसे शायरी भी की है, तो इसके अलावा वो एक सोल्जर भी रहे हैं, और वो बजाते खुद जो चूंकि एक फौजी भी थे अपने वक्त के, तो वो जानते थे कि शायरी की क्या अहमियत है, क्योंकि वो बजाते शायर भी रह चुके थे। इसीलिए तो उसने इनका नाम लिया था कि तुम शायर और शायरी कर रहे हो तो तुम क्या सिखा रहे हो, बुरी बातें सिखा रहे हो, बुरी चीजें सिखा रहे हो, ये सारी चीजें फजूल हैं। इसीलिए सिडनी को जो था लाजम बन गया था कि वो इसकी खूबियां बताएं, क्योंकि वो बजाते खुद भी शायरी की किताब लिख चुके थे। तो इन्होंने इसी बात पर बहस मुबाहिसा किया है और इसकी तमाम वैल्यूज पहुंचा दी और उसे बाइज्जत बना दिया हिस्ट्री में। तो अब आज तक लोग शायरी को करते हैं। बेशक शायरी के वो तफसीलात काफी चेंज हो चुकी हैं, उसके वर्चुअस एक्शंस बताए कि रीडर्स के किस किस तरह से माइंड और हार्ट को मूव कर देती है। लिहाजा इसमें हम देखते हैं उनकी सेंस, उनकी अकल, उनकी दिमाग की बातें, उनकी अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ शामिल हो जाता है जब हम शायरी को रीड करते हैं। लिमिट्स अगर हम इसकी देख लेते हैं तो उन्होंने कहा कि जनाब लिमिट्स भी हमने देखनी है इसकी शायरी में। हमने जाहिर है वो जो बातें करनी है उसमें हमें कुछ लिमिट्स का ख्याल रखना पड़ेगा। उसमें हमने लिमिट्स वो रखनी है जो हमारे अपने अल्फाज के मुताबिक हो, हमारे अपने रिलीजियस के मुताबिक हो, हमारे अपने कल्चर के मुताबिक हो। इन लिमिट्स को देखना है, लेकिन लिमिट्स नेवर कीपिंग आवरसेल्व्स विद इन कंपास। आपने अपने आप को एक हद में नहीं जोड़ लेना है कि एक दफा आपने देखा कि आप इस जगह पर हैं, दोबारा आपने देखा आप वहीं बंद गए हैं, तो आप तो फिर लिमिट्स में आ गए ना। लेकिन आपने अपने आप को शायर की नजर से देखना है, एक साजिंदे की नजर से देखना है, एक खिलाड़ी की नजर से देखना है, और ऐसे देखना है कि कोई आपके थिएटर के पीछे आया है और उसने आपकी पैरों के नीचे से, जैसे कहते हैं ना, जमीन निकाल दी, लेकिन आप फिर भी वैसे ही खड़े हैं। आपको कुछ सिखा भी दिया मगर आपने अपनी जगह नहीं छोड़ी है। लिहाजा ये सारी चीजों उन्होंने बताया कि हमें शायरी सिखाती है। आगे वही बातें आ गई हैं गोसन्स की, और जनाब गोस इसका मिस्टर सिडनी का डिफेंस आ गया है। इमिटेशंस हमने देख ली थी, इमिटेशन का पहलू इन्होंने हमारे उससे लिया था, अरिस्टोटल से। इन्होंने कहा था कि पोइट्री जो है वो एक आर्ट ऑफ इमिटेशन है, जैसे अरिस्टोटल ने बताया है कि मिमिसिस है, हम किसी चीज की नकल करते हैं और इसके बाद हम उस नकल को पेश करते हैं और हमारे सामने वो चीजें जो है वो हमें टीच और डिलाइट करती हैं, यानी खुशी मुहैया करती हैं। ठीक हो गया जनाब। अब टीच एंड डिलाइट का भी टॉपिक मैंने आपको पीछे करवाया है। हिस्ट्री और फिलोसफी भी हमने देख ली। हिस्टोरियन और फिलोसफी से हमारी पोइट्री बेहतर है, पोइट्री की वही आ रही है। ये असल में ना पोइट्री का ये सारा टेक्स्ट ही है, इसका वही चीजें बार बार आ गई हैं, लेकिन आपने जो अपना क्वेश्चन किया है
वो करें। सिडनी की एक कोटेशन नजर में आ रही है, नो लर्निंग इज सो गुड दैट इज टीचर और मूवथ टू वर्च्यू दैट नन कैन बोथ टीचर एंड मूवथ थ्रू आउट द मच पोएट्री। ये निकाल के रखे, ये सिडनी की अपनी बुक है, क्योंकि थ उस जमाने की इंग्लिश डिफरेंस थी ना। आपको तो जो बुक पढ़ाई है, जिसमें से आपको पढ़ाया वो इस जमाने की इंग्लिश के हिसाब से बताया। ये आपका पेज नंबर 23 है, इस पे आपकी ये कोटेशन है, इस कोटेशन को याद रख लें जनाब। इसके अलावा हमारे सिडनी की वही चीजें वापस आ रही हैं कि इनकी डेथ, इनका टाइम, इनकी बुक का नाम याद रखें, इनकी डेथ टाइम, इनके दौर का नाम याद रखें। एलिजाबेथियन दौर है, रनीसा आ रहा था, और इसके बाद इनके वही सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ कोटेशंस हैं, ये सिडनी की कोटेशंस हैं, ये भी मैंने आपको इसी पीडीएफ में इसीलिए एंटर कर दिए ताकि आपको यहाँ पे समझ आए। द पोएट इज नथिंग फ्रॉम देयरफॉर नेवर लाइड, कहता वो उसने तो दावा ही नहीं किया। बात वही दावे पे आ गई ना, अफर्म द पोएट ने तो दावा ही नहीं किया, इसलिए पोएट झूठ नहीं बोलता। ये इसने अपनी पोएट्री की बात की, ये हमने जुमलों में ये बातें रीड की हैं। एंगर एंड स्टोइक सेड वाज अ शॉर्टेस्ट माइंडस। अब कहता है गुस्सा और हमारे गुस्से वाली जो बात होती है, वो हमारे स्टोइक एक बंदा है, वो कहता है कि गुस्से का टेम्पर छोटा होता है, यानी गुस्से में आपसे कुछ गलती भी हो सकती है। अब ये अगर तलवार ले लो या आप ले लो कि किसी चीज से शायद आप कत्ल कर लेते हो अपने ही फादर का, तो ये जो तलवार है ना, वो दिफा कर रही है शहजादे का और मुल्क का। उस जमाने में शहजादे और बादशाह अपने ही बच्चों को कत्ल भी तो करवा दिया करते थे ना। तो उसने कहा कि अगर आपने तलवार उठा लिया ना और आपने अपने बाप का कत्ल कर दिया, तो आपने दिफा किया है अपनी पोजीशन का और अपनी कंट्री का। यहाँ पर तो ये बात आपके सिलेबस के मुताबिक नहीं, हाँ ये आपके उसके मुताबिक है कि क्या करती है, विल बी टॉट सिखाएगी आपको और मूव कर देगी डिजायर टू बी टॉट, कि आप और सीखें और सीखें। ठीक है, अब ये भी आपकी इसी की कोटेशन में से ली गई है। क्रिएटिविटी, पोइट्री, राइटिंग और राइटिंग ओवर मास्टर्ड बाय सम थॉट्स। हाँ, ओवर मास्टर्ड, ये पोइट्री जो है ये माहिर है तमाम सोचों से ज्यादा। और आई यील्डेड एन इन्निकी ट्रिब्यूट अनटू देम, कहता मैं तुम्हें हराजे तहसीन पेश करूंगा, शायरी तुम सबसे आला बरतर हो। इस लैंग्वेज की कोट अगर आपसे याद हो जाए तो बड़ी बात, ना याद हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर आप उधर की कोर्स याद कर लें। ये दूसरी बात आ गई, इसने जो बाकी काम की है उनके बारे में बात है इसकी। ये वही पेज इसका दोबारा आ गया है। ये भी जनाब आपका, ये पीडीएफ को एक दफा देख लीजिएगा, इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं आपके। यहाँ पर अगर मेरे पास वो एक कल मैंने जो आपको काम करवाना है उसके बारे में कोई काम आता है, ये एग्रप्पा का जो मैंने अभी आपको बात की है ना, एग्रप्पा के मेनेंसियस, वो बंदा कौन था, ये उसका जिक्र है यहाँ पर। ये बंदा था जो एक स्टेटमेंट था और जिसकी वजह से एक जंग रुक गई थी, ये मैं आपको कल बताऊंगी। एस्यूप्स जो स्टोरीज होती है ना, इसका आप सिर्फ ये देख लें कि ये फेबल्स होती हैं और इसमें आप ना किसी जानवर को बोलता देखते हैं। किसी भी शेर लायन की कहानी होती है, लेकिन उसने कहा इसके जरिए भी हमें अखलाकियात सिखाई गई हैं। वो करेक्टर से जो बोल भी नहीं सकते उनको उन्होंने बोलना सिखा दिया, तो नई दुनिया तहलीक कर दी। आपने ऐसी कहानियां सुनी है ना। ये जो है ना, ये एसियोप्स जो था वो ये बंदे काम करते थे। ये कल करेंगे हम, इसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे, तो ये फिर आपको एसियोप्स का कल पता लग जाएगा। ये भी स्टोरीज होती हैं और ये स्टोरीज ग्रीक स्टोरी टेलर्स लिखा करते थे। इनके मेन कैरेक्टर्स जो स्टोरीज के होते थे वो एनिमल्स हुआ करते थे, और एनिमल्स जो थे वो मॉरल लेसन आपको दिया करते थे और वो बात करते थे। ये सारी एसियोप्स की कहानियां हैं। वो आंट और डेव वाली कहानी लगा लें, टर्टल और हेयर वाली कहानी लगा लें, ये एसियोप्स का जिक्र आपने कर कर आना है। इसके जरिए आपको मोरालिटी सिखाई जाती है। ये आपको मैं कल इसमें कल के क्वेश्चन में इसका जिक्र आना है। यहाँ कल के क्वेश्चन में एक और बंदे का जिक्र आएगा, बी हेडेड जिद्दाज। ये मुझे लगता है मैं आपको कल करवाती हूँ। ये लड़की है जिसने एक आदमी का सर काट के रख दिया था, जो उसकी इज्जत से खेलना चाहता था, उसका जिक्र उसने किया, शायरी में जिक्र मिलता है। ये एक छोटा सा बच्चा था जो एक बड़े जिन के साथ लड़ पड़ा, ये भी आपके कल के क्वेश्चन में आ रहा है। तो जनाब ये डेविड और वो शख्स वो भी लड़ पड़ा उससे, तो उसने भी जनाब दफा किया। ये सिडनी का एक छोटा सा पेज है जिसके अंदर उसके बहुत से इंपॉर्टेंट कोटेशन और पॉइंट्स लिखे हुए हैं। और इसके बाद यहाँ पर भी कुछ अहम पॉइंट्स हैं। ये वो करेक्टर्स हैं जिन करेक्टर का जिक्र हम कल करेंगे अपने क्वेश्चन में। और उन क्वेश्चंस को, करेक्टर्स को आप आज देख लें। देखो उसने उसको जिबा कर दिया, वाह कितनी हिम्मत है इनकी। और फिर वो भी एक मिसाल बन गई थी लड़की। ठीक हो गया, चलें जी, अल्लाह हाफिज।